हर कंटिन्यू कोशिश करना है और हर कोशिश का पूरा सिलेबस है, यानी वो इंडियन मील का पूरा सिलेबस है वो करवाने की कोशिश करें, ठीक है, कंटिन्यू क्लास में। तो चलिए ज़्यादा हाथ चला रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ, साथ में जो है अपने लिप्स को जो है ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यानी बोल रहा हूँ, जीवा काम कर रही है, आंखें काम कर रही है देखने के लिए, है ना। तो शारीरिक बल हो गया, साथ में मानसिक कौशल यानी मन से यानी दिमाग से जो है मैं कुछ चीज़ें सोच सोच के कर रहा हूँ, दिमाग से ही तो लिख रहा हूँ, मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, समझ रहे हो। दोनों चीज़ें इसमें प्रयोग हो रही है, तो ये भी एक प्रकार की कला है, पढ़ाने की ये भी मेरी क्या है ऑनलाइन में कला है। आप पढ़ रहे हो ये भी अपनी एक कला है, यानी हर सेक्टर के अंदर हर एक चीज़ के अंदर क्या है कला छिपी हुई है। बिना कला के जो कोई भी है चीज़ संभव नहीं है, कोई भी निर्माण जो है बिना कला के क्या है संभव नहीं है। इसमें एक लाइन दूसरे तरीके से अगर समझे कि मनुष्य की ऐसी रचना जिससे उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, क्या प्रदान होता हो उससे आनंद प्रदान होता हो, वही कला कहलाती है। देखिए अब मनुष्य यानी आपके द्वारा बनाई गई कोई ऐसी रचना जिससे आपको आनंद मिले। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये वीडियो बनाया गया मेरे द्वारा, तो ये आपको आनंद प्रदान कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो अच्छा लग रहा है तो आनंद प्रदान कर रहा है ना, तो ये क्या है अच्छी कला है, समझ रहे हो, वही कला कहलाती है। कोई भी चीज़ होती है आनंद प्रदान करने वाली वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। कला जो शब्द है वो क्या है, सौंदर्य अभिव्यक्ति का क्या है, द्योतक है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना। तो यानी कला शब्द जो है वो सौंदर्य है, यानी सुंदरता की जो है क्या है, सुंदरता को व्यक्त करता है, यानी सुंदरता को प्रकट करता है, इसका प्रकट करने का माध्यम है। कला मानवीय भाव जो है सहज अभिव्यक्ति है, यानी कला जो है वो क्या है मानवीय, क्या है मानव, यानी मानव के जो भाव हैं जो विचार हैं उनकी क्या है सहज अभिव्यक्ति है। सहज का मतलब होता है, सहज ही होता है जन्मजात, अभिव्यक्ति मतलब होता है प्रकट करना, समझ रहे हो, यानी जन्म से ही अभिव्यक्त करता है मानव अपने विचारों को। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक जो काल पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक आदिकाल, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो मनुष्य है पहले गुफाओं में रहता था, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, और वहाँ पर गुफाओं के ऊपर फ्री में जो बैठा बैठा बोरिंग हो जाता था, तो कुछ ना कुछ वो है हाथों से कलाकृतियाँ करता था, है ना, जादू टोने टोटके के बहुत सारे चित्र ने। बाद में उनको समझने लग गया कि अगर मैं चित्र बनाता हूँ, किसी पशु का चित्र बना करके फिर शिकार करने जाता हूँ तो उस पर विजय हासिल कर लेता हूँ, है ना, इस प्रकार की उसकी धारणा हो गई। तो वो ऐसे चित्र बनाता था, यानी जन्मजात से कहते जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है ना तभी से कला का जो है विकास होता आ रहा है। अब देखिए कला कल्याण की जननी है, ये तो आपको समझ में आ गया, जैसे सौंदर्य व्यक्ति उसी प्रकार मंगल शुभ की जो है जन्म देने वाली है। कला शब्द की बात करते हैं सबसे पहले कि कला शब्द का जो प्रयोग कहाँ पर होता है। देखिए कला शब्द का जो प्रयोग है ना सबसे पहले कहाँ होता है भाई, ऋग्वेद में होता है। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ होता है, ऋग्वेद में होता है, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा, ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे प्राचीन, दोस्तों पूछ लेना कि विश्व का, ऐसे पूछे कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, विश्व का सबसे
प्राचीन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है मोबाइल पे सही लिखा नहीं जाता, बाकी आप वही समझने की कोशिश करें कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ, जो वेद है, वो किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को माना जाता है। अब देखिए वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले जो लिखा गया था वो था ऋग्वेद। ठीक है, ये सबसे पहले जो ऋग्वेद लिखा गया ना, इसमें कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। पूछ लिए, कला शब्द का सबसे पहले जो हमें लिखा हुआ जो वर्णन है कहाँ मिलता है? तो देखिए कला जो शब्द है ना, सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा हुआ मिला। ऋग्वेद में कला नहीं लिखा मिला, ऋग्वेद में कला जो है सबसे पहले लिखा हुआ मिला संस्कृत भाषा के अंदर, कल के रूप में ऐसे लिखा हुआ जो है हमें ऋग्वेद के अंदर जो है प्राप्त होता है सबसे पहले। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनना है कि कला शब्द जो है सबसे पहले, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन में आ जाएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, नाट्यशास्त्र। तो आपको क्या करना है भाई? ऋग्वेद कर देना है, ये ध्यान रखना है। किसमें? ऋग्वेद में। अब देखिए ऋग्वेद में कला शब्द का सबसे प्रयोग मिलता है। उसमें एक बात ही बताई गई है कि भृगु, कौन से? भृंग ऋषि थे। कौन से? भृगु ऋषि थे, एक ऋषि मुनि जो होते हैं, भृगु ऋषि थे, उनके वंशज जो होते हैं ना, वो लकड़ी के काम करने में निपुण थे। किसका काम करने में? लकड़ी का काम करने में निपुण थे, ऐसा उसके अंदर बताया गया था। उसमें रात्रि व उषा नाम की 2 देवियों का, चित्रों का जो है उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है हमें कला की जानकारी के जो स्रोत है सबसे पहले ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं हमें। यानी इसमें भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी का कार्य करने में निपुण बताया गया था, और साथ में इसमें रात्रि उषा नाम की जो 2 देवियों का है उसमें विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया उनके बारे में, और चित्रों के बारे में भी थोड़ा सा इसमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और इस वेद के अंदर जो कला शब्द जो लिखा गया है ना, वो एक श्लोक के रूप में लिखा गया है। किस रूप में? श्लोक के रूप में लिखा गया है। जैसे यथा कला, कैसे लिखा गया है देखिएगा, यथा कला, ऐसे यथा कला, यथा कला यथा सफ मद, देखिए यथा कला यथा सफ मद शीर्ण स नियमास मसी, नियमा मसी, नियामसी। ठीक है, नियमाम नहीं है, नियामसी आ जाएगा। ठीक है, यथा कला, यथा का मतलब होता है जैसी, यथा कला यथा सफ मद शीर्ण नियामाति। ठीक है, यथा कला है जैसी कला। तो यहाँ पर यथा कला जो है, इसमें जो है यहाँ पर यथा के साथ में जो है कला शब्द हमें देखने को मिलता है। ये एकमात्र जो शब्द है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पहले हम करते थे कि भरतमुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया ना, उसी के अंदर हमें कला शब्द जो है देखने को मिलता है। बाद में जब ग्रंथों को पढ़ा गया, ये ग्रंथों के बारे में जानकारी ली गई, तो ये जो ऋग्वेद ग्रंथ को पढ़ा ना, तो उसके अंदर हमें एक जगह देखने को मिला यथा कला। तब जाकर के हमें ज्ञान हुआ कि भाई ऋग्वेद के अंदर भी कला जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है सबसे पहले। क्योंकि ऋग्वेद जो है भरतमुनि का तो बाद का है, और भरतमुनि से बहुत प्राचीन जो है ऋग्वेद है, बहुत पुराना है विश्व का सबसे, और ये भरतमुनि वाला तो बाद का है, बहुत बाद का है उसके। तो इसलिए सबसे प्राचीन, सबसे पहले किस में आएगा? तो ऋग्वेद में आएगा कला शब्द का प्रयोग, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा कला का जो अर्थ है वो क्या होता है? मोटे तौर पे कला का जो अर्थ होता है सुंदर होना, जो आपको बताया मैंने, जिसमें आनंद प्रदान होता है वो कला है, यानी एक सुंदर चीज़ बना देना। तो कला का अर्थ ही सुंदर होना होता है। और कला को वैदिक काल, ये जो वेद थे, वैदिक काल आया था,
वैदिक काल के अंदर, इसमें वैदिक काल के अंदर जो है इसमें कला जो है इसको ज्ञान स्वीकार किया जाता है। किस रूप में? ज्ञान की उपविद्या यानी ज्ञान की शाखा के रूप में वैदिक काल में कला को जो है स्वीकार किया जाता था। तो देखिए कला शब्द का दूसरा जो प्रयोग है सबसे पहले ऋग्वेद में, और दूसरा प्रयोग यथार्थवादी तरीके से बोल सकते हो या आधुनिक अर्थ के अंदर जो कला शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ होता है ऐसा पूछे तो वो होता है दोस्तों नाट्य शास्त्र में। किसमें होता है? नाट्य शास्त्र में। पूछ ले कि कला शब्द का यथार्थवादी तरीके से प्रयोग या आधुनिक अर्थ में कला शब्द का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? तो वो नाट्य शास्त्र के अंदर किया जाता है। और ये नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपको एग्जाम में कई बार आरपीसी के अंदर पूछा गया है। तो ये लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। पूछ ले कि कला शब्द का यथार्थवादी या आधुनिक अर्थ में जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर किया गया था। अब देखिए इसमें जो नाट्य शास्त्र के अंदर किया गया है, जैसे ऋग्वेद के अंदर किया गया था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक श्लोक लिखा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? एक श्लोक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक श्लोक लिखा गया है। तो उसके बारे में देखिए क्या श्लोक लिखा गया है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये तो कॉमन टॉपिक है, सभी को पता ही होना चाहिए। न तज ज्ञान न तच शिल्प न तच शिल्प न सा विद्या न सा विद्या और न सा कला। देखिएगा न तच ज्ञान न तच शिल्प न सा विद्या और न सा कला। इस प्रकार का एक छोटा सा श्लोक लिखा गया है किसमें? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो लिखा है उसमें उन्होंने श्लोक लिखा है। इसका मतलब है न तज ज्ञान यानी न कोई ज्ञान है ना। देखिए ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, न तज शिल्प न सा विद्या है ना, कोई विद्या नहीं और जो कला न हो। समझ रहे? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं और कोई कला नहीं हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जिसके अंदर शिल्प नहीं होता है, उसके अंदर वो विद्या नहीं होती और कला नहीं होती है। बिल्कुल यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसके अंदर कला नहीं होती है। कहने का मतलब समझ गए आप? जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये एक प्रकार की मैंने आपको बताया कि ये कला है, ये कला ये कला है। इसके अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ये आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो इस ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हो, क्या प्राप्त कर रहे हो? ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। इस ज्ञान में क्या नहीं है? कला नहीं है क्या? कला बिल्कुल है इसके अंदर, समझ रहे हो? विद्या भी है। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसके अंदर शिल्प कला विद्या न हो, तीनों चीज़ें समाहित ना हो। कहने का मतलब ये है, समझ गए आप? तो देखिएगा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया पूछिए तो भरत मुनि के द्वारा बता देना। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए न तज ज्ञान न तज शिल्प न सा विद्या न सा कला, इस प्रकार का जो श्लोक है उसका जो है हमें लिखित रूप में विवरण कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा जो कला शब्द है ये सबसे पहले जो है संस्कृत में, देखिए वो जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद जो आपको बताया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कला शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा के कल धातु से होता है। संस्कृत भाषा के अंदर एक धातु होती है, कौन सी? कल। और इससे हमारा जो शब्द है वो बनकर आता है कला। कल को हम हिंदी के अंदर कला बोलते हैं और संस्कृत में एक कल होती है, कल धातु होती है। और इस कल धातु जो है ना संस्कृत में इसके अर्थ होते हैं। इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है भाई? प्रसन्न करना या प्रेरित करना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका प्रसन्न करना यानी खुश करना, प्रसन्न यानी खुश करना या प्रेरित करना। समझिए? या क्या करना? यानी संस्कृत के अंदर जो कल शब्द है उसका अर्थ जो होता है प्रसन्न करना या प्रेरित करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ ले किस कला शब्द की जो उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? तो ये दोस्तों कल धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना या प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसे कड़ धातु से भी मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये कला जो शब्द है आर्ट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब आर्ट शब्द इस प्रकार हिंदी में लिखा जाता है, आर्ट को इंग्लिश में ऐसे आर्ट, ये हिंदी में इस प्रकार, इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ART। ठीक है, आर्ट। अब देखिएगा
आर्ट जो शब्द है ना, ये पूछ ले कि किस भाषा से, तो ये लैटिन भाषा के शब्द जो है ना उनसे उत्पत्ति, इनसे आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है। किन भाषा के शब्दों से? लैटिन भाषा के, समझ रहे हो, लैटिन भाषा थी इंग्लिश, तो उससे जो है आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और लैटिन भाषा के अंदर आर्ट को क्या शब्द नाम से पुकारा जाता था? तो लैटिन के अंदर आर्ट के लिए दो शब्द थे। एक आता है, कई जगह लिखा गया था आर्स, कई जगह क्या लिखा जाता था? आर्स, और एक जगह ऐसा भी लिखा गया मिला है हमें आर्टम। आर्स या आर्टम, ये जो दो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के हैं, और इन्हीं शब्द से चलते हुए जो है हमारे वर्तमान स्वरूप के अंदर जो कला है इंग्लिश में आर्ट शब्द से पुकारा जाता है। ठीक है, पूछ ले कि आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है, तो दोस्तों या तो आर्स कर देना या आर्टम कर देना, ऑप्शन में दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा, आर्स या आर्टम। अब ये जो शब्द है ना आपका, आर्स ले लो चाहे आर्टम ले लो, इन दोनों का अर्थ एक ही है, समझ रहे हो? अर्थ दोनों का क्या है? इनका अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है इनका बनाना, बनाना यानी निर्माण, दूसरा होता है पैदा करना, पैदा करना वैसे सिमिलर है, ये दोनों पर्यायवाची ही लगते होंगे। पैदा करना भी कोई चीज़ को बना करके ही तो पैदा की जाता है, तो बनाना है, पैदा करना, रचना करना, ये इनके क्या अर्थ हैं। तो पूछ लिए कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किससे हुई है? तो कल से हुई जो धातु है, जिसका अर्थ है आपको मैंने प्रसन्न करना और प्रेरित करना। और आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट से आर्टम से, जिसका अर्थ होता है बनाना, पैदा करना। तो देखिए आर्ट जो शब्द है, कला शब्द को तो आपको पता चल गया, सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्ट शब्द जो है ना, इसका प्रयोग कब किया गया? इंग्लिश में आर्ट जो है ये लिखा जाता है, इसको लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। आर्ट जो शब्द है इसका प्रयोग दोस्तों 13वीं शताब्दी के अंदर हुआ। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा, भारत में कला को एक शिल्प शब्द से भी पुकारते हैं, आपने देखा होगा। तो शिल्प, शिल्प कला है ना, तो कला को जो है भारत में शिल्प कहा जाता है। और भारत में ही कला को पहले योग साधना माना जाता था। क्या माना जाता था? योग साधना। आप जो योग करते हो, व्यायाम करते हो, ये कला है। सबसे पहले इसी के लिए कला शब्द इस्तेमाल होता था। योग साधना भी कहा जाता है। यूरोप के अंदर जो कला है ना, सॉरी, यूरोप के अंदर जो कला है ना, उसको समार्था कहा जाता है। समार्था, क्या कहा जाता है? समार्था। और यूनान के अंदर कला जो है ना, उसके लिए टेक्ने शब्द इस्तेमाल लिया जाता है, जिसका अर्थ शिल्प होता है। टेक्ने यानी टेक्निक बोल सकते हो, समझ गए आप। ये शब्द ध्यान में रखना है। भारत में कला को शिल्प, योग साधना के रूप में पुकारा जाता है, और यूनान में कला को टेक्ने शब्द से पुकारा जाता है, और यूरोप के अंदर कला को समार्था शब्दों से पुकारा जाता है। ये जो शब्द हैं इस प्रकार से पुकारा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कला, योग साधना क्या है दोस्तों, कला क्या है, योग साधना है, ऐसा ऑप्शन दे करके पूछ सकते हैं ना। टेक्ने कहाँ पुकारा जाता है? यूरोप में कला को किस नाम से पुकारा जाता है? तो समार्था नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको थोड़े से नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। अब कला की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कला को दो भागों में बांटा जाता है। जानने के बाद दृश्य कला टेक्निक जो पढ़ते हैं ना, दृश्य कला, उसके अंदर विस्तारित रूप में हम कला को पढ़ते हैं। अभी कला की सामान्य जानकारी परिचय की बात हुई है। तो देखिए कला जो शब्द है मुख्य रूप से जो आपको बता दिया संस्कृत भाषा का है, कल धातु ऋग्वेद से, और भारतीय वर्तमुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, कला जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। कला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है भाई? दो भागों में बांटा जाता है, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। भाग 1 जो है, एक भाग में बताया गया उपयोगी कला बताया गया है। क्या बताई गई है? उपयोगी कला बताई गई है। और भाग नंबर 2 है, उसके अंदर ललित कला बताई गई है। फाइन आर्ट जो होती है आपकी ललित कला बताई गई है। ध्यान रखना है, पूछ ले कि कला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो वहाँ 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 2 भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना, दो भागों में बांटा जाता है, उपयोगी कला और दूसरी कौन सी आपकी? ललित कला। एक तो आपकी हो जाती है उपयोगी कला 1 नंबर, और दूसरी आपकी हो जाती है ललित कला। अब देखिए उपयोगी कला के बारे में थोड़ा समझूंगा। उपयोगी कला यानी उपयोग में, समझ रहे हो, काम में आने वाली।
यानी घरेलू जीवन में काम में आने वाली, समझ रहे हो। उपयोगी कला मानव समाज के घरेलू उपयोग में आती है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। उपयोगी कला क्या होती है, घरेलू जीवन में काम में आने वाली। हाँ, घरेलू जनजीवन जो घरेलू आपके काम में आती है। जैसे इसमें आप कौन कौन सी ले सकते हो, एक दो बता देता हूँ। एक तो आभूषण कला ले सकते हो आप, काष्ठ कला ले सकते हो, मृणशिल्प ले सकते हो, है ना। दुकानदार जो होते हैं आभूषण बनाते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। यानी दैनिक जीवन में आप जो इस्तेमाल लेते हो ना, हो गया, ये सारी कला जो है ना उपयोगी कला के अंतर्गत आती है और इसमें बहुत सारी कलाएँ आती हैं। और दूसरा जो आपका था ना ललित कला, कौन सा था, ललित कला। अब देखिए ललित कला के अंदर मुख्य रूप से जो है निर्धारित की गई है कि ललित कला के अंतर्गत ये 5 कलाएँ आएगी। उपयोगी कला के अंदर कोई निश्चित नहीं है, तो ललित कला के अंदर 5 कलाएँ जो है उनको निश्चित किया गया है कि ये 5 कलाएँ ललित कला के अंतर्गत आएगी। तो उनमें कौन कौन सी आती है, तो आपको बता देता हूँ 5 कलाएँ कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ललित कलाएँ होती क्या है। तो देखिए ललित कला जो है वो सौंदर्य प्रधान होती है। ललित क्या होती है, सौंदर्य प्रधान होती है, यानी मन मस्तिष्क को आनंद देने वाली होती है। मन मस्तिष्क को आनंद देने वाली होती है, सौंदर्य प्रधान होती है। तो ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएँ कौन कौन सी आती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही को पता भी होगा। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, और एक आपकी रहती है या इसे स्थापत्य कला भी बोल सकते हैं। ललित कला के अंतर्गत आती है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला, वास्तु या फिर स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण जो वगैरह करते हैं ना वो कला आती है इसके अंदर आती है। तो देखिए ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएँ आती है, 5। मुख्य रूप से कला को 2 भागों में बांटा गया है। उपयोगी कला, ललित कला। उपयोगी कला जो दैनिक जीवन के अंदर जो रोजाना काम आती है रोजमर्रा के अंदर, और ललित कलाएँ सुंदरता सजावट के लिए आनंद प्रदान करने वाली जो होती है, जो हमारे मन के मस्तिष्क को जो है आनंद प्रदान करती है, इसके अंदर 5 कलाएँ आती है। अब देखिए कलाएँ जो ग्रंथों के अंदर कलाओं के बारे में जिक्र किया गया है, किस प्रकार ग्रंथों के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मार्कंडेय मुनि के द्वारा सबसे पहले एक ग्रंथ लिखा गया था। किसके द्वारा, मार्कंडेय मुनि के, ध्यान रखना ये भी पूछते हैं क्वेश्चन आप किसी के। मार्कंडेय मुनि के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, इसका नाम है विष्णु। इसका क्या नाम है, सभी को पता हो तो बताइए जल्दी से। बच्चे होते हैं तो हमें पता है, पता होने पर भी यहाँ पर मेरा मतलब है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, और रिपीट भी हो रहा है यहाँ पे। आपको 10-15 मिनट रिपीट हो जाएगा हमेशा के लिए, इस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मार्कंडेय मुनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें काफ़ी सारी कलाओं के बारे में बताया गया है, और इसमें जो है चित्रकला जो है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। पूछ लो चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ स्थान किसमें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर जो चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उसके अंदर बहुत सारी कलाएं बताई गई है ना, सुधार की कला, लोहार की कला, मूर्ति कला, काव्य कला, चित्रकला, संगीत। उसमें चित्रकला जो है उसको प्रथम स्थान पर रखा गया है, प्रथम श्रेणी माना गया, उसको सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी बताई गई है। इसमें कहा गया है, इसमें एक सूत्र है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा, इसमें एक सूत्र में कहा गया है कि कला कलाना परवर चित्र धर्म का मोक्षदम, कला कलाना परवर चित्र धर्म का मार्थ मोक्षदम। अर्थात इसका मतलब होता है कि कला के द्वारा जीवन के चारों प्रयोजन जो होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कला के द्वारा ही चारों प्रयोजन जो है, जैसे आपका एक तो होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों जो है प्रयोजनों की प्राप्ति होती है इसके द्वारा, कला के द्वारा। तो ये इसमें बताया गया है, यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है, उसमें कला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो देखिएगा इसमें काफ़ी सारे ग्रंथ है कला के बारे में, जैसे कामसूत्र है, कला विलास है, ललित विस्तार है, नाट्यशास्त्र है, मानसोल्लास है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, चित्र लक्षण है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि अधिकतर कलाओं की जो संख्या है वो 64 बताई गई। ज़्यादातर ग्रंथों के अंदर कितनी
64 कलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए कामसूत्र एक ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कामसूत्र ये वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। इसमें 64 कलाएँ बताई गई है। कितनी कलाएँ? 64 कलाएँ बताई गई हैं। और एक ग्रंथ आता है आपका ललित विस्तार। इनके राइटर और ग्रंथों के बारे में भी आपको वीडियो पहले बता चुका हूँ और एक वीडियो और भी बना देंगे। देखिए ललित विस्तार, इसके अंदर 86 कलाएँ बताई गई। कितनी कलाएँ बताई गई भाई? 86 कलाएँ किसके अंदर? ललित विस्तार के अंदर बताई गई है। और एक आपका ग्रंथ देखने को मिलता है, कौन सा? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी 72 कलाओं के बारे में जिक्र किया गया। कितनी कलाओं के बारे में? 72 कलाओं के बारे में बताया गया है। और ललित विस्तार में 86, कामसूत्र में 64, कादम्बरी जो एक ग्रंथ है उसके अंदर भी 64, बाकी ज़्यादातर जो ग्रंथ है सभी के अंदर लगभग जो है 64 कलाओं के बारे में जिक्र किया। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ललित विस्तार कितनी? 86, प्रबंध कोश में कितनी? 72। एक देखिएगा कश्मीर के पंडित थे क्षेमेंद्र नाथ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? कला विलास। कश्मीर के एक पंडित थे क्षेमेंद्र नाथ, उन्होंने ग्रंथ लिखा था कला विलास, जिसके अंदर 100 से अधिक कलाओं के बारे में जिक्र किया गया। कितनी? 100 से भी अधिक कलाओं के, जैसे कायस्तों की है, सुंदारों की है, लुहारों की कला है ना, मिस्त्रियों की कला है, काश्तकारों की कला है, मतलब सभी प्रकार की कलाएं बताई गई है। बहुत सारी उसके अंदर जो है कलाओं का जिक्र किया गया है। किसमें? कला विलास में। और कला विलास किसके द्वारा लिखा गया है? कश्मीर के पंडित थे क्षेमेंद्र नाथ, उनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये कला की सामान्य जानकारी रिपीट कर देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कला की सामान्य जानकारी। कला शब्द संस्कृत भाषा के कल धातु से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पहले उपयोग से नाट्यशास्त्र भरतमुनि के ग्रंथ में मिलते हैं। कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, उपयोगी कला, ललित कला। ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएँ आती हैं, संगीत कला, चित्रकला, काव्य कला, मूर्तिकला, और एक आपकी आती है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला, और एक वास्तुकला या फिर इसको स्थापत्य कला बोल सकते हो। ठीक है, ये कला इसके अंतर्गत आती है। 8 शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ है। 8 शब्द लैटिन भाषा के आर्च या आर्टम शब्द से हुई है। और भारत में कला को शिल्प, योग, साधना माना जाता है। और यूरोप में समार्था और यूनान में कला को टेक्निक कहा जाता है। ये इस प्रकार है। और अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग कलाओं का जिक्र किया गया। सर्वाधिक ग्रंथों में 64 कलाएँ बताई गई है। और ललित विस्तार में बात करेंगे तो 86 हैं, और प्रबंध कोश में 72 कलाएँ बताई गई। ठीक है, कामसूत्र में 64, कादम्बरी में 64, चित्रलक्षण में 64, बाकी कलाओं बताई गई। और एक कश्मीर के पंडित थे क्षेमेंद्र नाथ, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था कला विलास, उसके अंदर सर्वाधिक कलाओं के बारे में 100 से भी ज़्यादा कलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो कला का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसमें चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, जो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बस आज का वीडियो इतना ही, कला के सामान्य जानकारी। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी दे के जाएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर नीचे बटन सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन प्रेस कर लो, नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप नया वीडियो देख सके। धन्यवाद दोस्तों।